और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी तस्वीर के साथ। और पहली बड़ी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, यूएई के प्रेसिडेंट पहुंचे बिन जायद, उन्हें रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई प्रेसिडेंट एक साथ दोनों कार में सवार हुए। बहुत छोटा दौरा था दोनों देशों का। और यूएई के प्रेसिडेंट पहुंचे तो प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री आवास पर लेकर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। ये दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत भी बताता है। आज की एक बड़ी खबर है, बड़ी है कि मणिकर्णिका घाट, जो काशी का बड़ा घाट है, उस पर आर पार हो गया। सबसे पहले देखिए, योगी आदित्यनाथ आज कहां थे? योगी जनता दरबार लगा रहे थे। जनता दरबार में एक महिला अपना दर्द बता रही थी, उसके बच्चे से कोई योगी दुलराते नजर आए। और बड़े ऑपरेशन से 4 पॉइंट खून यहाँ से आदेश हुआ सर, आपने आदेश दिया तो 4 पॉइंट। अच्छा, एक मुझे दे दीजिए, एक मुझे दे दीजिए। अरे हाँ, दे दीजिए, दे दो। और उसको दे दो। तो ये खाएगी हैं? अकेले खाएगी सब? और उनको दे दो, दे दो, उनको दे दो ना। अरे तो स्कूल जाती है? स्कूल जाती, स्कूल पढ़ेगी? हाँ दोनों हाँ। अरे और मिलेगा चॉकलेट हैं? एक दे दो उनको। अरे दे दो। अच्छा, उनको ये लो। सर उसके बाद अब मतलब वो कहाँ क्या करता है? वो मतलब उनके मौसा लोग सब लोग पैसे वाले हैं, तो वो थाने में पैसे दे देते। हमारे सामने एसओ सर ने गाली दी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर। इसको देखो, कार्रवाई कर, वहाँ बोलो तो सर इनको उनके घर में कब्जा कराओ। मंदिर पर रहते हैं, बिटिया को चाहिए, छोटी बिटिया। तो योगी जनता दरबार लगा रहे थे और फरियादों की फरियाद सुन रहे थे, जो अपनी फरियाद लेकर जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बनारस में, वाराणसी में जो बुलडोजर एक्शन हुआ, उस पर अब आर पार की लड़ाई है। पप्पू यादव पर एफआईआर हो गई। तो पप्पू यादव का कहना है वो किसी से डरते नहीं है, बेशक उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए। आज घाट पर जो बुलडोजर चला, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। बनारस में लोग सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट हो रहा था बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। दूसरी तरफ पप्पू यादव को जब पता चला कि उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की, उस पर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, तो कह रहे बनारस सनातन का जो इतिहास है, या बनारस को जिसने बनाया अहिल्याबाई ने, आप उसकी मूर्ति तोड़ दी दोस्तों के लिए। क्या हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति को मिटाएंगे? अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पर क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? ये काहे का डर भाई, काहे का डराना? आप सनातन के लिए एक बार नहीं 1000 बार मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो हम मरेंगे, लेकिन आपकी सनातन की संस्कृति और हमारे भारत की सभ्यता और इतिहास को हम खत्म होने नहीं देंगे।
पप्पू यादव कह रहे हैं वो डरने वाले नहीं। दूसरी तरफ बनारस में ही, काशी में ही दाल मंडी पर बुलडोजर चल रहा था। पुलिस कह रही थी जिनकी दुकानें बंद हैं वो आकर ताला खोलें। आप बाहर आके ताला खोलिए। पवन संख्या 43/175, पवन संख्या 43/175 को सूचित किया जाता है कि आप ताला खोलिए। एक साइड से यातायात की बाधित मत करिए, चलते रहिए, एक साइड से चलते रहिए आप लोग। पवन संख्या 43/175 को सूचित किया जाता है। उसके बाद रोज दाल मंडी पर बुलडोजर चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है। आज भी हथौड़ा चल रहा था उन घरों पर जिन्हें हटाया जाना। क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? मणिकर्णिका पर नई महाभारत छिड़ गई है। सवालों के तीर और विरोध की आवाज बढ़ने लगी है। काशी में अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन हुआ तो सियासी टेंशन और बढ़ गई है। काशी के घाट पर बुलडोजर को लेकर आर पार छिड़ गई है। योगी ने ऐलान कर दिया है कि एआई के जरिए जो लोग साजिश और दुष्प्रचार में लगे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन होगा। उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अफवाह फैलाने के आरोप में पप्पू यादव पर भी केस दर्ज हुआ है तो वो भड़क उठे, योगी सरकार को चुनौती दे दी और कह दिया कि पप्पू यादव न किसी से डरा है और न कभी डरेगा। अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? अब भाई आपको तो बताऊं किन तस्वीरों पर एफआईआर हो रही। बहुत सी झूठी तस्वीरें तैर रही हैं सोशल मीडिया पर कि बनारस में बुलडोजर चल रहा है, वाराणसी में बुलडोजर चल रहा है, घाट हटाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़ दिया गया। एक ये तस्वीर है, ये एआई इमेज है। आप देख रहे हैं एआई इमेज। एक तरफ नंदी आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन के बाद की तस्वीर है। लेकिन यहां कोई बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को फॉरवर्ड कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये तो सिर्फ तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपको विजुअल दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये चलचित्र आप देख रहे हैं जो उसी मंदिर का है जो पूरी तरह सही सलामत है। अब देखिए, अब इस पर घमासान हुआ क्योंकि जिन्होंने फर्जी तस्वीर साझा की उन सब पर एफआईआर हो गई। तो पप्पू यादव कह रहे हैं पप्पू यादव न किसी से डरा है और न कभी डरेगा। सनातन के लिए एक नहीं 1000 बार मिटना पड़ेगा तो हम 1000 बार मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की सभ्यता और इतिहास खत्म होने नहीं देंगे। यूपी सरकार हमारी परंपराओं को खत्म करने में लगी हुई है। बनारस को जिसने बनाया उन अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी गई। आप मणिकर्णिका के कई मंदिरों को तोड़ रहे हैं और हम सवाल उठाते हैं तो एफआईआर करके डरा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं धरोहरें तोड़ी नहीं संजोई जाती हैं, वो मोतियों की तरह पिरोई जाती हैं। लेकिन वो बीजेपी वाले क्या जाने जो हर बात पर एआई कह रहे हैं। अब तो जनता भी बीजेपी वालों से सवाल पूछ रही है, जब सब कुछ एआई से हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं सरकार हमें तो बहुत जेल भेजती रहती है, उन लोगों को भी पकड़े और फौरन जेल भेज दे जिन लोगों ने मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ की है, जिन्होंने शिवलिंग और मूर्तियों का अपमान किया है। नहीं तो हम मूर्ति को तोड़ने वालों पर केस दर्ज कराएंगे। अब देखिए, इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा देवी अहिल्याबाई की मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित रखी गई। जब जीर्णोद्वार पूरा हो जाएगा तब प्रतिमा नई तरह से दिखेगी। कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एआई का इस्तेमाल कर दुष्प्रचार करना गंभीर अपराध है। एआई से तस्वीर बनाने वालों को कड़ी चेतावनी देते हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। अब आपको दिखाऊं मणिकर्णिका अब तक कैसा था और जो बनकर तैयार होगा वो कैसा होगा। जो तस्वीर जारी की गई है वर्तमान और प्रस्तावित दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ वर्तमान और उसके बाद किस तरह का बनकर तैयार होगा, कैसे अब तक अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद नई इमारत कैसे होगी, ये तस्वीरें साझा की गई हैं। इसी पर सियासी बवाल मचा है। उनसे देश को बताए क्या ये सनातन को आप बेच देंगे, गिरवी रख देंगे? क्या कर्णिका मंदिर
को तोड़ करके डेवलपमेंट की उम्मीद उद्योगपति के लिए करें। अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पे क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ताकत है उसको जो है वो अराजकता और उद्दंडता की आफत नहीं बनने देना चाहिए। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की, काल्पनिक भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तरह से जो ना आस्था के हितैषी है और ना ही जो है वो समाज के सौहार्द और समाज की भलाई के हितैषी है। ये देखिए, ये खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। ये सुमित्रा महाजन जी ने भी इस पर बयान दिया है। सुमित्रा महाजन जी ने भी इस पर बयान दिया है। ये खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तो आप मंदिर तोड़ दोगे, प्राचीन मंदिर तोड़ दोगे, खंडित मूर्ति क्या पुनः स्थापित हो सकती है? मेरी जानकारी अगर अधूरी है, हो सकता है, लेकिन खंडित मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। इस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं, ना आप राम के हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। सरकार के प्रयास की जो प्रशंसा करता है ये विपक्षियों को रास नहीं आता है। जो वहां उसको विकसित और व्यवस्थित करने का काम जो सरकार कर रही है ये विपक्षियों को फूटी कौड़ी नहीं सुहा रहा है। अब देखिए, एक तो काशी में बवाल हंगामा, दूसरा हंगामा एक दूसरे धार्मिक क्षेत्र काशी के बाद प्रयागराज में हुआ। यह तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई थी। शंकराचार्य पहुंचे थे पालकी से, पुलिस ने उन्हें रोका कि आपको नहीं जाने देंगे, पालकी से उतर कर जाइए, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो शंकराचार्य रात भर वहीं बैठे रहे। अगली तस्वीर देखिए, रात भर वहीं बैठे रहे, वहां से हिले नहीं, अब अनशन पर हैं। शंकराचार्य ने अन्न और जल सब छोड़ दिया है। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ अलग अलग जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। हरिद्वार में भी प्रदर्शन हुआ। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मंगल भवने हमारी काल जाए न जाए, रघुकुल रीत सदाए राम, बिनु सत शंकर। और इतना ही नहीं, वहां प्रयागराज में भी कंप्यूटर बाबा आज वहीं प्रयागराज में ही लेट गए। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूर्ण शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है इसका हम सब अपमान हम लोग सहन नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। और अब देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, उनकी मांग क्या है। शंकराचार्य कह रहे हैं माघ मेले में रथ यात्रा रोके जाने बहुत नाराज हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में संगम के पास ये अनशन पर है। पुलिस उन्हें जहां छोड़ गई थी वो वहीं धरने पर बैठ गए। 24 घंटे से अनाज का एक दाना नहीं लिया, जल त्याग दिया है। धरने पर बैठे शंकराचार्य ने माघ मेले में बड़ा ऐलान कर दिया, कहा जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता हम आश्रम नहीं जाएंगे। प्रण लेते हैं कि मेले में हर बार आएंगे लेकिन फुटपाथ पर ही रहेंगे।
जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक अनशन पर रहेंगे और हम गंगा या संगम स्नान भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। प्रशासन चाहे जितनी बाधा पैदा करे, हमारा अवरोध हर बाधा पार करेंगे। अब तक हम पैदल जाते थे, लेकिन अब जहां भी जाना होगा पालकी में ही जाएंगे। चैत्र मास में 10 और 11 मार्च को दिल्ली में हजारों लाखों संत एकजुट होंगे। प्रशासन ने यहां अपनी ताकत दिखाई, हम वहां एकजुट होकर ताकत दिखाएंगे। यूपी के माघ मेला प्रशासन ने जो किया वो माफी लायक भी नहीं है। हमें बार बार पालकी से उतारने की कोशिश की गई, खींचतान भी हुई थी। अगर हम उतरते और पैदल चलते तो भीड़ में हमें मार दिया जाता, हमारे लोगों को भी मार दिया जाता और सारा दोष शंकराचार्य पर मढ़ देते। साधु संत और सन्यासियों के प्रति हम पूरी टीम संवेदना और श्रद्धा रखते हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य के स्नान के दौरान भगदड़ मची और लोग मारे गए। प्रशासन कह रहा है कि शंकराचार्य के समर्थक और शिष्यों ने उद्दंडता की है। पुलिस जो आरोप लगा रही उसका सीसीटीवी सबूत दे, हम भी सच देखना चाहते हैं। सुनिए जरा इस पूरे घमासान पर शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। कल सवेरे 9 बजे अपने शिविर से संगम स्नान करने के लिए निकले थे। उसके बाद से प्रशासन ने हमको स्नान नहीं करने दिया, हमारा अपहरण कर लिया, हमारे लोगों को हमसे दूर कर दिया और कई जगह घुमाते घुमाते ला करके हमको यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो जहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया वहीं पर हम बैठे हुए हैं। किस चीज़ की परमिशन? स्नान माने स्नान जो है परमिशन लेके करना पड़ता है। गंगा स्नान, गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है। वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे कि बपौती है उनकी, उनके बाप से उनको मिली थी। गंगा जो है हम हर सनातनी जब अपने सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्मता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि वो गंगा यमुना का पवित्र स्नान करे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुँचे। हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा। अब देखिए शंकराचार्य के साथ जो हुआ ये पहली बार नहीं हुआ और योगी राज में नहीं हो रहा, ये अखिलेश राज में भी हुआ। एक तस्वीर बहुत वायरल है 2015 की, जब अखिलेश यादव सरकार में थे उस वक्त की तस्वीर है। देखिए शंकराचार्य को पुलिस लाठियों से पीट रही। मारिए, 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 ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, 2015 की तस्वीर है। शंकराचार्य प्रतिमा विसर्जन करने पर काशी में अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया था। लेकिन अब जो शंकराचार्य के साथ हुआ उसके खिलाफ देखिए सियासत भी शुरू हो गई। उद्धव सेना के नेता मुंबई में शंकराचार्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए सियासतदानों को भी मौका मिल गया शंकराचार्य के नाम पर सियासत करने का। क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता? कह रहे हैं सरकार धर्म के नाम पर राजनीति और संतों का अपमान कर रही है। शंकराचार्य स्वामी का आखिर अपराध क्या है? वो आपकी जय जयकार नहीं करते, निंदा करते हैं। आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर ऐतराज जताते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं यूपी पुलिस अब संविधान से नहीं सत्ता से चल रही है। सवाल पूछने वालों को रोको, विरोध करने वालों को दबाओ और असहमति को कानून व्यवस्था का नाम देकर कुचल दो। धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। पूरा देश बीजेपी का मॉडल और ये सब देख रहा है। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कह रहे हैं मौनी अमावस्या पर माघ मेले में 3-4 करोड़ लोगों की भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़ में अस्थिरता और भगदड़ का डर होता है। प्रशासन ने शंकराचार्य से 100 मीटर पैदल चलने का अनुरोध किया था, लेकिन वो पालकी से नहीं उतरे और उनके शिष्य पुलिस से भिड़ गए। जबकि शंकराचार्य को ऐसे मौके पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए था।
कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं सरकार संतों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रही, कई मौकों पर उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा है। संत केवल धार्मिक ही नहीं सामाजिक चेतना का भी प्रतीक हैं, उनकी आवाज को दबाया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हर्षा रिछारिया कह रही हैं शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ वो दहला देने वाला है, पुलिस प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, पर कैसे भूल सकते हैं कि हमारी संस्कृति और धर्म में संत और नारी सम्मान सर्वोपरि है। रविंद्र पुरी अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के वो कह रहे हैं साधु संत माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में देख रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था में भी संतों को भी सहयोग देना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद हमारे पूज्य हैं, पर उन्हें यह भी देखना चाहिए कि मेले में जब लाखों की भीड़ है और पुलिस दिन रात लगी हुई है, तब ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे इंतजाम बिगड़े। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? शंकराचार्य जी से जो पुलिस ने व्यवहार किया है वो आपत्तिजनक है। माघ मेला चल रहा है, कल ही मौनी अमावस्या था, वो अपने पूरे दल बल के साथ वहां स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार उनको रोका गया, उनके भक्तों पर लाठीचार्ज की गई, आज 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो ये साधु संतों का सम्मान कहाँ रहा? एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आज सनातन के जो अच्छे रक्षक हैं, सच्चे रक्षक हैं, आज उनको अपमानित होना पड़ रहा है। उनके जो शिष्य थे उलझ गए, मारपीट की घटना की आरोप लगाया उनके शिष्यों ने कि पुलिस ने मारपीट किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना था कि हमें जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो तो वो हमें उससे निपटने की आवश्यकता थी। तो अब हम लोग ने ये सुनिश्चित किया कि कल कम से कम भगदड़ की स्थिति नहीं हो। नहीं तो आप सोच रहे एक अप्रिय घटना से 4 करोड़ लोग जहां जुटे हैं वहां किस तरह की भगदड़ की स्थिति हो सकती है। मारा गया एक संत का वीडियो में देख रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट है और वो रो रहे हैं कि मुझे जूतों से मारा गया, 85 वर्ष की मेरी अवस्था है और पहली बार जूतों की जो है मैंने मार खाई है। तो ये जो है बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य हो रहा है। योगी जी की जो सरकार है वह हिंदुत्व की और सनातन की सरकार मानी जाती है और योगी जी अभी तक मौन है। प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। माफी मांगते तो हम इन्हें माफ करेंगे, अगर नहीं मानते तो विशाल आंदोलन उत्तराखंड पावन भूमि से हम तैयार करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर यूपी से आई है तो सियासी लेकिन है निजी भी। अखिलेश के भाई अपर्णा से तलाक लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अखिलेश फैमिली में अखिलेश यादव के अलावा उनके भाई भी हैं, प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अपर्णा यादव। ये अपर्णा यादव प्रतीक की तस्वीर है, लेकिन आपको याद होगा अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे अपर्णा यादव सपा की बहू होकर, मुलायम की छोटी बहू होकर बीजेपी में आ गई। 2022 में चुनाव से पहले बीजेपी में आई और उसके बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष हो गई। उनका कद और पद दोनों बढ़ा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं प्रतीक और अपर्णा की तस्वीर है। अब प्रतीक अपर्णा से तलाक लेना चाहते हैं, प्रतीक इस रिश्ते से अलग होना चाहते हैं। यह प्रतीक ने बाकायदा इंस्टा पर ऐलान किया, सोशल मीडिया पर प्रतीक ने पोस्ट किया है, अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, फोटो साझा की है, परिवार की डिस्ट्रॉयर अपर्णा को बताया है और कहा है वो अपर्णा यादव से अलग होना चाहते हैं। सिर्फ एक पोस्ट नहीं, अब से कुछ वक्त पहले एक और पोस्ट प्रतीक ने किया उसी तरह का कि किस तरह से रिश्ता तोड़ा मां के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ। एक और पोस्ट किया है ये सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए। क्या बीजेपी में बढ़ती जिम्मेदारी अपर्णा यादव के रिश्ते पर भारी पड़ रही है? क्या मुलायम परिवार की बहू को समाजवादी पार्टी छोड़ना और बीजेपी का झंडा बुलंद करना महंगा पड़ रहा है? अखिलेश के भाई ने अपर्णा से तलाक का जो ऐलान किया, उसके पीछे अपर्णा का बीजेपी में बढ़ता कद है। तो क्या उनके बयान हम लोग जो है सीरियस ले लें क्या? संघ के प्रिंसिपल्स हमारे अंदर सब में जीवित हैं। क्या अखिलेश परिवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा? पहली बार उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी से जुड़ा और अब वो पुराने परिवार और पार्टी को ही आंखें दिखा रहा है, या फिर एक महिला का आजादी के साथ आगे बढ़ना रिश्तों में दरार की वजह बन रहा है? अब देखिए बवाल क्या है। क्या सिर्फ इसलिए कि अपर्णा यादव बीजेपी में है उससे रिश्ते खराब हुए? अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक क्या अपर्णा यादव से तलाक लेंगे?
14 साल पुराना दोनों का पति पत्नी का रिश्ता टूटने वाला है। क्या अपर्णा के बीजेपी में होने से अखिलेश परिवार से रिश्ता खत्म होने वाला है? प्रतीक ने सोशल मीडिया पर खुद रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया। प्रतीक ने अपर्णा की फोटो पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया। अपर्णा पर एक फोटो तस्वीर साझा की जो मैंने शुरू में आपको दिखाई। कहा, मैं इस मतलबी महिला से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इस महिला ने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एक ही मकसद है, मशहूर और प्रभावशाली बनना। अभी मैं बहुत खराब मानसिक हालत से गुजर रहा हूं, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मैंने ऐसा बुरा शख्स पहले कभी नहीं देखा। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की। मुलायम यादव की बहू अपर्णा सियासत में शुरू से सक्रिय है। 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई। यूपी में 2022 के चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर बीजेपी में आ गई। चुनाव में खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार किया, सपा का विरोध किया। कई मुद्दों पर अपर्णा ने अखिलेश के बयानों पर भी निशाना साधा। 2024 में अपर्णा को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। सियासत में अपर्णा की तरक्की क्या निजी रिश्तों पर भारी पड़ रही है? क्योंकि प्रतीक ने पिछले साल भी अपर्णा के खिलाफ 3 पोस्ट किए थे। लिखा था, अपर्णा ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। सबूत के साथ मैं सभी को इस बारे में बताऊंगा। अपर्णा की सच्चाई और अतीत मेरे अलावा कोई नहीं जानता। वो जो भी करती हैं पैसे और पावर के लिए करती हैं। बाद में प्रतीक ने सोशल मीडिया से वो तीनों पोस्ट डिलीट कर दिए थे। इस बार तलाक वाली पोस्ट पर प्रतीक और अपर्णा ने कुछ नहीं कहा अब तक। अपर्णा के भाई का दावा है कि प्रतीक का इंस्टाग्राम हैंडल हैक हो गया है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे सियासतदान। मैं समझता हूं कि उनका निजी मत है और निजी चीजें हैं। इस पर टीका टिप्पणी जब तक अपर्णा जी की नहीं आ जा सकती है तब तक इस पे कुछ कहा जाना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई किसको डिवोर्स देता है, कौन क्या करता है, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला होता है। स्वाभाविक तौर पर है, सोशल मीडिया पर आज विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि एआई जो वर्तमान समय बहुत प्रचलित है, कुछ भी बना दिया जा रहा है। हम ही लोगों का कई ऐसे वीडियो बना करके डाल दिए जा रहे हैं जो हमको खुद ही नहीं पता है। तो अब तो जांच का विषय है। लेकिन अगर उनके इस प्रकार के इंटरनल मामले हैं तो उसको पॉलिटिकल तुल न दिया जाए। मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल तुल न दे करके बल्कि उनका फैमिलियर मामला है, वो पारिवारिक मामला है। अपना जैसे चाहते हैं उसे समझें। अब आइए आपको बताऊं कि प्रतीक और अपर्णा कब मिले, कब उनकी शादी हुई और प्रतीक और अखिलेश का रिश्ता क्या। दरअसल प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। मतलब वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। एक बर्थडे पार्टी में प्रतीक पहली बार अपर्णा से मिले। मूल रूप से उत्तराखंड की अपर्णा तब सिर्फ 12 साल की थी। कहते हैं तभी से दोनों की दोस्ती और लव स्टोरी शुरू हो गई थी। प्रतीक ने पहली बार ईमेल के जरिए अपर्णा को प्रपोज किया और ईमेल और फोन से बात होती रही और दोनों और करीब आ गए। प्रतीक यादव अपर्णा दोनों ने ब्रिटेन जाकर पढ़ाई लिखाई की। प्रतीक ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एमबीए की पढ़ाई की है, जबकि अपर्णा ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली। 2011 में मुलायम के पैतृक गांव सैफई में दोनों की भव्य शादी हुई। मुलायम की बहू बनने के बाद अपर्णा सियासत में आ गई, जबकि प्रतीक का रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस है। प्रतीक और अपर्णा लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच जब रिश्ते तोड़ने वाला पोस्ट सामने आया तब अपर्णा चेन्नई में है और प्रतीक विदेश में मौजूद है। सुनिए जरा इससे पहले अपर्णा यादव क्या कह चुकी हैं। हर विरोधी इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो क्या उनके बयान हम लोग जो है सीरियस ले लें क्या? मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने जो भी बात बोली होगी प्रेस के सामने, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है खोज करके ही उन्होंने कुछ बोला होगा और समस्त रूप से तथ्य इकट्ठे करे होंगे तभी ये बात बोली गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक ही एक ऐसी संस्था है जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर इतना बृहद आयोजन हुआ। किसी ने जब इस संस्था जब शुरू हुई थी ये नहीं सोचा था कि इतना समय तक ये सस्टेन करेगा, पर जो कि मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के बल पे और जो फिलॉसफी है इसके पीछे, मुझे लगता है उसकी वजह से आज भी संघ के प्रिंसिपल्स हमारे अंदर सब में जीवित। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से विश्व पटल पर भारत का मंचन हुआ है, ये हमारे लिए बड़ा गौरवशाली पल है। और आइए यूपी से आगे लिए चलते हैं आपको। महाराष्ट्र में अलग सियासी घमासान चल रहा है। बीएमसी के मेयर पर खेल बाकी है। मुंबई में खींचतान चल रही है, बयान चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम स्विट्जरलैंड में दावोस पहुंचे हैं और
मकसद है लाखों करोड़ का निवेश राज्य के लिए। दूसरी तरफ देखिए फडणवीस स्विट्जरलैंड में एकनाथ शिंदे पार्षदों से मिलने पहुंचे होटल में। बीती रात की तस्वीरें हैं। एक एक पार्षद से मिले, लगभग 29 पार्षद मौजूद हैं 5 स्टार होटल में। उसमें ज्यादा पार्षद महिलाएं हैं जो एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनकर पहुंची हैं। शिंदे पार्षद से मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा ताज्जुब है कि संजय राउत देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं नतीजे आने के बाद। संजय राउत क्या कहना सुनिए। झुरिक का जो मैंने स्वागत देखा स्विट्जरलैंड में, झुरिक में, वो तो प्रधानमंत्री के बराबरी का स्वागत रहा उनका। महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के बाद जैसे प्रधानमंत्री का स्वागत होता है किसी विदेश के एयरपोर्ट पर, दोनों साइड में लोग खड़े हैं, फूल लेकर, झंडे लेकर दिखा रहे हैं और बीच में से हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जा रहे हैं। ऐसा स्वागत तो मैंने प्रधानमंत्री का देखा है अब तक। देवेंद्र जी उस रास्ते पर जा रहा है दिल्ली की इस तरह से, तो हम तो जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, हम स्वागत करेंगे उनका। ऐसा लगता है उनका जो अब चाल चलन जो चल रहा है, लेकिन अगर वो जाना है चाहते हैं तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनका जो मैंने स्वागत देखा स्विट्जरलैंड में, झुरिक में, वो तो प्रधानमंत्री के बराबरी का स्वागत रहा उनका महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के। अब देखिए जरा दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पार्षदों के साथ मुलाकात कर रही है। आखिर क्या चल रहा है मुंबई में, सवाल ये है किसका मेयर बनेगा, सवाल ये है। और अभी अंदर खाने क्या खींचतान चल रही है, कौन किस सेटिंग में लगा है, कोई नहीं जानता। एक तरफ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया, दूसरी ओर उद्धव गुट ने अभी हार नहीं मानी है। संजय राउत के मुताबिक बीएमसी के मेयर को लेकर खेल हो सकता है। सीएम फडणवीस अभी विदेश दौरे पर हैं, लेकिन मुंबई के मेयर पर घमासान मचा है। शिंदे गुट भी मेयर पद की मांग पर अड़ा है। 22 जनवरी को बीएमसी के मेयर पद के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। ऐसे में असली खेल अभी बाकी है। अब देखिए मुंबई और महाराष्ट्र इसलिए भी जाना जाता है कि वहां बड़े बड़े खेला हो चुके हैं पहले। बीएमसी के मेयर पद को लेकर घमासान मचा है। इसी होटल में है शिंदे के पार्षद। एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में रखा है। शिंदे ने खुद कहा कि अगला मेयर महायुति का होगा। यह नहीं बताया कि वो शिंदे सेना का होगा या बीजेपी का, लेकिन शिंदे ने यह जरूर बताया कि 2.5 साल का होना चाहिए। यह बात वो कह रहे हैं, सूत्रों से खबर मिल रही। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट बीएमसी के मेयर पद पर अड़ा हुआ है। शिंदे गुट 2.5 साल का फॉर्मूला चाहता है। सीएम फडणवीस ने कहा था बीएमसी का मेयर बीजेपी का होगा। फिलहाल फडणवीस दावोस के दौरे पर हैं और उनके मुंबई लौटने के बाद ही नए मेयर पर अंतिम फैसला होगा। तब तक शिवसेना के पार्षदों के होटल में ही रहने की संभावना है। दूसरी तरफ संजय राउत ने शिवसेना पर पार्षदों को कैद करने का आरोप लगाया। शिंदे गुट से नए पार्षद के लिए ट्रेनिंग कैंप बता रहा है। संजय राउत ने कहा कि बीएमसी मेयर को लेकर गेम खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास बहुमत से सिर्फ 6 पार्षद ही कम है। संजय राउत कह रहे हैं वेट एंड वॉच, कुछ भी हो सकता है। राउत ने फडणवीस की तारीफ कर घमासान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फडणवीस का दावोस में स्वागत देखकर बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे हैं वो अब दिल्ली के सबसे बड़े पद की तरफ बढ़ रहे हैं। राउत का इशारा प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर था। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस ने पार्षदों को होटल में रखने पर शिंदे को घेरा। शिंदे को अपने पार्षदों के पाला बदलने का खौफ सता रहा है। कांग्रेस ने अपने 24 पार्षदों को 24 कैरेट गोल्ड बताया है। सुनिए जरा महाराष्ट्र के सियासतदान क्या कह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैंने कल सुन रहा था कि मोदी जी भाषण कर रहे थे कि हमने मुंबई में कैसा विजय प्राप्त किया है, इतने साल के बाद बीजेपी का मेयर बन रहा है। तो बनाओ ना मेयर, आप बनाओ अगर आपको बनाना है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मेयर बन रहा है और प्रधानमंत्री के साथ जिनका अलायंस है पार्टी के साथ, वो अपने पार्षद लेकर भाग रहा है। तो प्रधानमंत्री की बात आप नहीं मानते हो।
यानी दो पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। महापौर महायुतीचा होईल ऑपरेशन टाइगर दुर्ग सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई है तो बीजेपी का मेयर होना चाहिए, लेकिन बात ये सही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कारपोरेटर का सपोर्ट मिलने के बजाय मेयर नहीं बन सकता है। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी दावोस गए हैं, वो अभी आने के बाद एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ बैठेंगे। जरूर उनकी मांग है, उनको मांग करने का अधिकार है, लेकिन इसमें से मार्ग निकलेगा। हमारे यहाँ पे कोई खिंचातानी नहीं है। हमारे यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आप लेट आए, मैंने कहा कि हमारे 24 चुन के आए, 24 के 24 जो है वो 24 कैरेट का सोना है। उनको पक्ष निष्ठा पता है। हमने तो किसी के ऊपर बिल्कुल, यहाँ पे अमीन भाई भी है, मैं भी हूँ, असलम भाई भी वहाँ पे खड़े। हम जो भी लोग चुन के आए उनका बहुत धन्यवाद देते हैं कि सामने से वो लोग यहाँ पे आए। आज हमने उनका सत्कार रखा था। आज उनके ऊपर पूरा उनको एहसास है कि पार्टी। और जो महाराष्ट्र में इस बार नतीजे आए हैं वो एक दिलचस्प आंकड़ा पेश कर रहे हैं। एक लड़ाई मराठा बनाम गैर मराठा की हो रही थी। एक लड़ाई हो रही थी, नहीं महाराष्ट्र में रहना है तो हिंदी नहीं बोलना है, मराठी ही बोलनी होगी। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने, खुद मराठी लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो चुन कर आए लोग हैं उसमें गैर मराठी बहुत से हैं। देखिए क्या कहते हैं आंकड़े। गैर मराठी जो चुन कर आए हैं, उद्धव सेना के 6 हैं, एमएनएस का भी 1 है, बीजेपी के 38 हैं, शिवसेना शिंदे के 3 हैं, कांग्रेस के 18 हैं, असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के गैर मराठी 8 हैं पार्षद और एसपी के 2 हैं। उद्धव राज ने बीएमसी में अब तक गैर मराठियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी के सबसे ज्यादा 38 गैर मराठी पार्षद चुनकर आए हैं। कांग्रेस के 24 में से 18 पार्षद गैर मराठी हैं, तो उद्धव राज के सिर्फ 7 गैर मराठी पार्षद चुने गए हैं। ओवैसी और समाजवादी पार्टी के भी सभी पार्षद गैर मराठी हैं। यह बता रहा है कि खुद मराठी लोगों ने इस नफरत को रिजेक्ट कर दिया है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। मुंबई की ताज होटल के अंदर शिवसेना शिंदे सर जो है उनके सारे कॉर्पोरेटर को जाके रखा गया है। एक मेयर की लड़ाई फिर शुरू हो गई है। अब इब्तिदाई के रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे पता नहीं क्या हो रहा है। इनको तो आदत है यहां से वहां मारने की, जम को इधर मार रहा है, जम। ये सब इक्तेदार के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ भी ये कर डालेंगे। अब देखिए इसका नतीजा है, सबको होटलों में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई, क्या हो रहा है वाला है, क्या हो रहा है। दुख की बात है कि पहली मर्तबा मुंबई महानगर पालिका के महापौर के लिए लोगों को होटल में, 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है। कब चुनाव होगा उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। गैजेट अभी तक आया नहीं है। 2 दिन रखेंगे, 10 दिन रखेंगे, 15 दिन रखेंगे, मालूम नहीं है। लोगों को उनमें ये डर है कि हमारे लोग यहाँ कहीं जा सकते हैं, इसलिए ले जाने का मतलब ही ये होता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दर्दनाक खबर है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, तो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कोहरा घना, सिस्टम जानलेवा है। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं कि इंजीनियर की, युवराज मेहता इंजीनियर अपनी कार से रात को जा रहा था। देखिए उसके बाद हुआ क्या, जो दर्दनाक है, बहुत पीड़ादायक है। अपनी गाड़ी से जा रहा था, ठीक इस तरह से गाड़ी से जा रहा था। कोहरा बहुत घना था और इस बीच कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, गाड़ी ना दिखने की वजह से जाकर गिरी और वो इंजीनियर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था, पानी इतना ज्यादा था कि वो दलदल में अंदर धंसता चला गया और उसे बचाने वाले तमाशा देखते रहे। उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। बाद में सिर्फ उसकी गाड़ी निकाली गई। अब उस रियल साइट पर मैं आपको लिए चलता हूं जहां यह हादसा हुआ और रात के वक्त मौके की तस्वीर है। रात को 12 से 2 बजे के वक्त का वाकया है। देखिए नोएडा सेक्टर 150 में टाइम हो रहा है 2:25। देखिए प्रशासन जुटा, पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसके बाद
उनके पिता का कहना है, जो युवराज ने आखिरी फोन किया था उन्हें, फोन पर कह रहा था पापा बचा लो। वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ, पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ, पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ, पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन, न उनके पास स्विमर था, डाइवर था और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर। और एक इंजीनियर की मौत के बाद गुस्सा है, लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च किया लोगों ने, योगी से एक्शन की फरियाद की और योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पर। उत्तर प्रदेश में लापरवाही का गड्ढा करने वालों को योगी ने नाप दिया, जनता की जान को खतरे में डालने वालों पर योगी ने हंटर चला दिया, सीधे नोएडा अथॉरिटी के सबसे बड़े अधिकारी को ही नाप दिया, सीईओ को हटा दिया। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, क्या नोएडा अथॉरिटी सिर्फ टैक्स वसूली करने के लिए है? करोड़ों वसूलने वाला सिस्टम क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा था? एक इंजीनियर की मौत की इस जानलेवा लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लापरवाह अधिकारियों और बिल्डरों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए, जिन्होंने मोटा पैसा लेकर हाई राइज मॉल बनाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन वहीं पर एक जानलेवा गड्ढा भी खोद दिया जिसमें एक जिंदगी और हजारों सपने डूब गए। इसी पानी में गाड़ी गिरी है और डेड बॉडी निकल चुकी है, लेकिन कार अभी इसके अंदर है। अब देखिए जरा, ये पूरा वाकया, पूरी घटना हुई कैसे, बेहद दर्दनाक। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। शनिवार 16 जनवरी को रात 12 बजे युवराज गुरुग्राम से आ रहे थे। वो नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिक पार्क की ओर जा रहे थे उस वक्त। तभी घने कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था, वो भी खुला था। जैसे ही कार दलदल में गिरी तो युवराज जान बचाने लगे। युवराज किसी तरह डूबती कार से निकलकर अपनी छत पर चढ़े कार के। जान बचाने 12:20 पर उन्होंने अपने पिताजी को फोन लगाया। घबराहट में रोते बिलखते युवराज ने पिता से गुहार लगाई। फोन पर कहा, पापा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो पापा। बेटे को बचाने के लिए पिता ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी और मौकाए वारदात पर कुछ ही मिनट में पिता भी पहुंच गए। करीब 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची है। उस वक्त रात के करीब 1:15 हो रहे थे जब एसडीआरएफ पहुंची है, लेकिन रेस्क्यू होता है कैसे, क्योंकि कोहरे से कुछ दिख नहीं रहा था। बताया जा रहा है युवराज की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। युवराज करीब 80 मिनट तक जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा। वो कह रहा था, कोई मुझे बचा लो, कार जल्दी डूब जाएगी। लेकिन लोग तमाशा देखते रहे, रेस्क्यू टीम भी देखती रही। आखिरकार तड़प तड़प कर पिता के सामने बेटे ने दम तोड़ दिया। चश्मदीद ने कहा, रेस्क्यू टीम जल्दी आती तो जान बच जाती। कहा, रेस्क्यू वाले कह रहे थे पानी ठंडा है, सरिया है, कैसे उतरे। बस सिस्टम की लापरवाही ने होनहार इंजीनियर की जान ले ली। युवराज इकलौता बेटा था जो गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। युवराज के पिता एसबीआई के रिटायर्ड अफसर हैं और मां का निधन हो चुका है। एक बड़ी बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और ब्रिटेन में रहती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चश्मदीद और वहां लोग जो मौजूद गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था। नाव थी छोटी 4x6 की नाव भी थी उनके पास, रस्सा था 100 मीटर का, क्या वो बचा नहीं सकते थे? जा नहीं सकते थे। उसके बाद जाके उतारी थी, उसी पे बैठे थे नीचे उतर के, उसमें पैर देख देख के दे रहे थे। पानी ठंडा है, इसमें तो सरिया है, हमारे लग जाएंगे। मैं कहा तुम साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं गया अंदर, मैं कहा 40 मिनट उस भाई को ढूंढ पाया, किसी ने हेल्प नहीं करी। कोई दिखावा क्या था। तो मनिंदर चश्मदीद है जो सब कुछ देख रहा था और बता रहा था अधिकारी क्या कर रहे थे। अब योगी के हथौड़े की बारी थी। नोएडा में हुई मौत पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है, साथ ही उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया है। एम लोकेश को
इंजीनियर युवराज की मौत पर प्रशासन भी हरकत में आ गया है। मृतक युवराज के पिता ने नॉलेज पार्क पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद डूबने से मौत के मामले में 2 बिल्डर पर एफआईआर हुई है। इसमें पहला नाम बिल्डर एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड है और दूसरा लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था। दावा है दोनों बिल्डर के खिलाफ अथॉरिटी का 3000 करोड़ रुपए का बकाया है। बिल्डरों के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों की जांच सीबीआई ईडी कर रही है पहले से। हादसे में पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर पुलिस की जांच जारी है। नोएडा अथॉरिटी ने इंजीनियर मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही पर ज्वाइंट इंजीनियर नवीन कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। बाकी कई अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। इस मामले में अथॉरिटी ने जांच के लिए एक विशेष टीम भी गठित कर दी है, जो मामले में हुई लापरवाही और उससे जुड़े तथ्यों की जांच करेगी। जान लेने वाले गड्ढे के बाहर आनन फानन में बैरिकेडिंग की गई है। फिलहाल घटनास्थल पर कंक्रीट की बोरियां लगाकर इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि मौके वारदात पर न बैरियर था न कोई लाइट थी। अब सुनिए जरा, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, अपने लाल को खोया है, जिनको आखिरी फोन उनके बेटे ने किया था, पापा बचा लो, वो क्या कह रहे हैं? वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ, पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन। स्ट्रगल स्टार्ट किया 12 बजे से अपने लाइफ के लिए, खुद स्ट्रगल किया और लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। अगर उस समय में उसको मदद मिल जाती तो वो बच सकता था। यकीन मानिए, हमारे देश में सड़क दुर्घटना में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जाने जाती हैं हर साल। एक तस्वीर देखिए, एक तस्वीर असम से आई है। इसी तरह असम में एक घटना हुई जहां पूरी कार डूब गई। पूरी कार पानी में समा गई। इसी तरह की हादसे की एक और तस्वीर आई। ये देखिए जरा, ट्रक की रफ्तार देखिए कितनी है। ट्रक पलट गया है, इतनी तेज रफ्तार में था। अब आपको बताऊं, देखिए जरा, देश में कितनी जानें जा रही हैं सड़क दुर्घटना में और लापरवाही की वजह से। तो सबसे पहले देखिए, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लगभग 4-5 लाख सड़क दुर्घटना में 1,72,890 मौत हर साल हो जाती हैं। 1,65,000 सड़क पर ही मौत हो जाती है जिन लोगों की। इसके अलावा हर घंटे सोचिए, हर घंटे 20 मौतें हो रही हैं सड़क दुर्घटना में। रोजाना 474 जाने जा रही हैं सड़क दुर्घटना में। गड्ढों की वजह से जो देश में मौत हो रही है वो 2,161 मौतें हैं, जो सड़क में गड्ढों की वजह से। सड़क पर निर्माण कार्यों से 3,904 मौतें हो रही हैं अब तक। ये 2023 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा था। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ता हूं, अब आपको बिहार लिए चलता हूं। देखिए, वहां बाहुबली जलवा है। नीतीश का दुलारा खलनायक अनंत विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। तस्वीर अनंत सिंह की सामने आई। बाहुबली अनंत सिंह, आप सोचेंगे ये तो जेल में थे, बाहर कैसे आ गए? दरअसल आए थे बाहर अस्पताल चेकअप कराने के लिए। देखिए, फूल का गुलदस्ता दिया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और अस्पताल में ही सिगरेट फूंक रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद अनंत सिंह और बिहार की सरकार से भी सवाल हो रहे हैं। अब देखिए जरा, इस तस्वीर को सामने आने के बाद एक तरफ यह होता है कि जंगल राज का सफाया और खात्मा किया जा रहा है, दूसरी तरफ बाहुबली ही सिगरेट पी रहा है, वो भी अस्पताल में जो जेल में है। बाहुबली एमएलए अनंत सिंह सिगरेट पीते, ये वीडियो उनका वायरल हुआ। रेगुलर चेकअप के लिए अनंत सिंह जेल से बाहर लाए गए थे। चेकअप के लिए उन्हें आईजीआईएमएस अस्पताल लाया गया था। दावा है ये वीडियो इसी अस्पताल का है। अस्पताल में सिगरेट पीते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं बाहुबली विधायक। वीडियो के साथ खलनायक फिल्म का गाना भी जोड़कर रील बनाई गई है।
मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह अभी बेउर जेल में फिलहाल बंद हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद महतो मर्डर में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जेल से ही अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा और मोकामा से चुनाव जीते। अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछले 20 साल से मोकामा की राजनीति पर काबिज हैं। किसी भी पार्टी में रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन अनंत सिंह चुनाव जीते। अनंत सिंह के खिलाफ 28 मामले दर्ज हैं। हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, हमले जैसे कई केस दर्ज हैं। अब इस पर आरजेडी ने अनंत सिंह का वीडियो शेयर कर नीतीश पर निशाना साधा। नायक नहीं खलनायक है तू, सुशासन को धुएं में उड़ाता हुआ अनंत सिंह। नीतीश जी का दुलारा खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते रीलबाजी कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीयू चुप क्यों है? सुनिए जरा इसके बाद और इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। कब का होता है, कब चल जाता है सोशल मीडिया के जमाने में ये तो। और मान लीजिए कि जेल जाने के कहीं पर पी रहे होंगे, हम लोग को जानकारी नहीं है ना, हम लोग फोटो देखे हैं। सभी से निवेदन है कि हमारी जिम्मेवारी है सरकारी जमीन को बचाना और आम लोगों के विवाद रहित जमीन को जो लोग विवाद पैदा कर करके विवादित बनाते हैं उससे न्याय दिलाना, उससे मुक्त करना। इस माहौल को मिल करके हम लोगों को समाधान करना। सहरसा में हम लोग 31 तारीख को पुनः भूमि सुधार जन कल्याण संवाद करने जा रहे हैं। जिंदगी में किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। अति यानी कुछ भी जरूरत से ज्यादा हो, उसका नतीजा हमेशा बहुत खतरनाक और विनाशकारी होता है। हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने अति को लेकर जो फंडा दिया उसका आज भी उतना ही महत्व है। आचार्य चाणक्य ने कहा, अति रूपेण वह सीता जाति गर्वेण रावणा, मतलब अत्यधिक घमंड और अहंकार रावण के विनाश का कारण बना। सीता माता की सुंदरता देख रावण लालच में आ गया। ताकत के नशे में चूर रावण को लगा कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। रावण का अति घमंड उसकी हार और खात्मे की वजह बना। इसी तरह राजा बलि ने दान देने की सारी सीमाएं लांघ दी और अहंकार में आ गए। कहते हैं राजा बलि को सबसे बड़े दानवीर का अहंकार हो गया था। अति दान की वजह से ही विष्णु भगवान ने वामन रूप रखकर उनसे पूरी धरती मांग ली और उन्हें पाताल जाना पड़ गया। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि जिंदगी में हमें किसी चीज में अति नहीं करनी चाहिए। पानी अगर अति बरसता हो तो बाढ़ आ जाती है और पानी बिल्कुल नहीं बरसता तो सूखा यानी अकाल पड़ जाता है। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का अहम फंडा दिया। जिंदगी में संतुलन यानी बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति, ताकत और अहंकार आपका ही नुकसान करते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।